ओके जी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 में हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज जो होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आगे, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक है वो हम ख़त्म कर चुके थे। अब हमने हार्डवेयर का टॉपिक जो है वो आगे कंटिन्यू करना है और हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर के उनके बारे में हमने स्टडी करना है। अगेन ये कुछ प्रिंटेड नोट्स हैं, ये मैं आपको वाया व्हाट्सएप ग्रुप फॉरवर्ड भी कर दूंगा। तो इसमें कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं। आपने जब आपके पास नोट्स फॉरवर्ड होंगे उसमें कुछ चीज़ें हैंड रिटन होंगी इसके साथ इंक्लूडेड, और कुछ चीज़ें जो हैं वो हाईलाइटेड होंगी। तो आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब प्रिपरेशन करनी है तो इन चीज़ों को पहले तैयार करना है आपने। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को स्टार्ट करते हैं जी। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स बेसिकली कंप्यूटर के वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। वो सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जिसमें अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करें, उसकी टाइप्स की बात करें, तो हमारे पास सिस्टम यूनिट आ जाता है। डिस्प्ले डिवाइसेस सिस्टम यूनिट आपका बेसिकली वो केस होता है, जिस तरह ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आपकी तमाम डिवाइसेस, तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये आपका सिस्टम यूनिट कहलाता है। इसी तरह डिस्प्ले डिवाइसेस वो तमाम डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर आपको ग्राफिकल आउटपुट प्रोवाइड करता है। वो सारी की सारी डिवाइसेस आपकी जो है वो डिस्प्ले डिवाइसेस कहलाती हैं। इनपुट डिवाइसेस वो तमाम डिवाइसेस आ जाती हैं, कीबोर्ड, माउस वगैरह, जिनके थ्रू आप कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह एक्सटर्नल डिवाइसेस हो जाती हैं जिनमें स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स वगैरह आते हैं। तो ये तो हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का। नेक्स्ट चलते हैं सिस्टम यूनिट की तरफ। सिस्टम यूनिट बेसिकली आपका वो पार्ट होता है या वो कंपोनेंट होता है आपके सिस्टम का या आपके कंप्यूटर का, जो आपकी तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस या हार्डवेयर कंपोनेंट्स को पावर प्रोवाइड करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ आपस में उनको कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है। जैसे आपके सामने एक ये केसिंग नज़र आ रही है, इसको हम सिस्टम यूनिट बोलेंगे। अब इस सिस्टम यूनिट के अंदर आपके पास एक पावर सप्लाई होती है जिसके थ्रू वायर्स निकल के वो सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स में जा रही होती हैं। कुछ रैम स्लॉट्स होती हैं जिनके अंदर रैम्स लगी होती हैं। यहाँ पर आपकी PCI एक्सप्रेस स्लॉट्स होती हैं, यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड्स वगैरह लगे होते हैं। या आपको कूलर नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपका जो है वो एक्चुअल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जो CPU कहलाता है वो लगा होता है। इसी तरह आपके पास ऑप्टिकल ड्राइव्स होते हैं। यहाँ फ्रंट के ऊपर आपके पास एक CD-ROM या ऑप्टिकल ड्राइव मौजूद होती है। तो ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो सारे इस बॉक्स के अंदर जो है वो कनेक्ट होते हैं, वो आपके यहाँ पर कनेक्ट हुए होते हैं आपस के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के ऊपर अगर आप आएंगे तो सिस्टम यूनिट जो है वो बेसिकली इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर विच हाउसेज द अदर डिवाइसेज नेसेसरी फॉर कंप्यूटर टू फंक्शन। अच्छा, इसके अंदर होती क्या क्या चीज़ें? इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है चेसिस। चेसिस मीन्स ये जो बॉक्स आपको स्टील का नज़र आ रही है, सम केसेस के अंदर प्लास्टिक होता है, सम केसेस के अंदर ये स्टील होता है, सम के अंदर एल्यूमिनियम होता है। मोस्टली ये जो है वो आपका होता है किसी ना किसी मेटल का बना होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर सबसे मेन कंपोनेंट आपका मदरबोर्ड होता है, जिसके ऊपर आपकी डिफरेंट डिवाइसेज जो है वो कनेक्ट हो रही होती हैं। फिर माइक्रो प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गई, डिस्क ड्राइव्स हो गए, अडाप्टर कार्ड्स यानी कि आपके ग्राफिक्स कार्ड्स हो गए, साउंड कार्ड्स हो गए, नेटवर्क कार्ड्स हो गए, वो सारे कार्ड्स आ जाते हैं। फैंस डिफरेंट किस्म के लगे होते हैं इन सारे कंपोनेंट्स को कूल करने के लिए। तो सिस्टम यूनिट के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी लगी होती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई भी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी डिस्प्ले डिवाइसेस। डिस्प्ले डिवाइसेस क्या होती हैं? किसी भी एक पर्सनल कंप्यूटर ने या कोई भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इवन के मोबाइल्स भी आप यूज़ करते हैं, तो जब आपको ग्राफिकल आउटपुट प्रोवाइड करनी होती है, वाह वो वीडियो की फॉर्म के अंदर हो, इमेज की फॉर्म के अंदर हो, तो जो भी ग्राफिकल इनपुट आपको प्रोवाइड करनी होगी वो कंप्यूटर किसकी मदद से प्रोवाइड करेगा? आपको डिस्प्ले डिवाइसेस की मदद से प्रोवाइड करेगा। LCDs हो गई, आपके LED TVs हो गए, ये सारे के सारे किस में आ जाती हैं? डिस्प्ले डिवाइसेस की एग्जांपल्स होती हैं। तो डिस्प्ले डिवाइस एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आउटपुट डिवाइस कहलाता है, और इसी के साथ साथ ये क्या करता है? इनेबल करता है यूज़र को कि वो डिफरेंट ग्राफिकल डेटा या टेक्स्ट वगैरह व्यू कर सके कंप्यूटर के थ्रू। ठीक हो गया। तो ये हो गया डिस्प्ले डिवाइसेस। अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप इसकी चाहेंगे तो यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे आप ये देख सकते हैं, और अगर आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बात करेंगे तो आप ये ड्रॉ भी वहाँ पे कर सकते हैं पिक्चर के तौर के ऊपर। नेक्स्ट आपकी आती हैं इनपुट डिवाइसेस। अगेन इनपुट डिवाइसेस, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, ऐसी तमाम डिवाइसेस जिनके थ्रू इनपुट हम देते हैं कंप्यूटर को। वो कीबोर्ड हो सकते हैं, माउस हो सकते हैं, माइक्रोफोन्स हो सकते हैं, स्कैनर्स हो सकते हैं। ये सारी की सारी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कोई ना कोई डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड कर रहे होते हैं, इंटर कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, जिसमें कीबोर्ड है, माउस है। डेफिनेशन की बात करेंगे तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इज अ पर्सनल कंप्यूटर कंपोनेंट
जो इनेबल करता है यूज़र को कि वो इंटर कर सके डेटा या इंस्ट्रक्शन को किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। कॉमन इनपुट डिवाइसेस आपके सामने ये लिखी हैं, कीबोर्ड्स हैं, माउस हैं, स्कैनर्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं, ये सारी की सारी कहलाती हैं आपकी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। नेक्स्ट है जी आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस, वो तमाम डिवाइसेस जो सिस्टम यूनिट के बाहर मौजूद होती हैं। सिस्टम यूनिट के अंदर कौन सी डिवाइसेस मौजूद हैं, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में इनिशियली बताया आपको मैंने कि सिस्टम डिवाइस आपकी सिस्टम यूनिट आपका वो बेसिक पार्ट है जिसके अंदर सीपीयू, रैम्स या ये सारी चीज़ें आपकी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई हुई हैं। तो ये तो सारे हो गए इंटरनल पार्ट्स। कौन से हो गए इंटरनल पार्ट्स, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, आपकी पावर सप्लाई हो गई, आपकी रैम हो गई, आपका सीपीयू हो गया, आपका मदरबोर्ड हो गया। ये तो हो गए इंटरनल कंपोनेंट सारे जो कि इंटरनली इनक्लोज्ड हैं इस केसिंग के अंदर। अब इस केसिंग से बाहर जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके एक्सटर्नल कंपोनेंट्स या एक्सटर्नल डिवाइसेस कहलाती है, जिसके अंदर माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर हो गए, स्पीकर हो गए, यानी कि वो तमाम डिवाइसेस जो बाहर से सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट की जाती हैं वाया यूएसबी केबल, ऑडियो कॉर्ड केबल या 3mm जैक। कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि वायरलेसली या वायर के साथ कनेक्ट की जाती है आपके सिस्टम के अंदर या सिस्टम के साथ, वो कहलाएगी आपकी एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है जी। अब एक्सटर्नल डिवाइस के अंदर आप आएंगे, एनी पेरिफेरल डिवाइस दैट आर नॉट हाउस्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट आर इनहेरेंटली एक्सटर्नल डिवाइसेस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो तमाम डिवाइसेस जो कि आपकी सिस्टम यूनिट के साथ एक्सटर्नली कनेक्ट होती हैं वाया केबल या वायरलेसली। तो ये सारी उसकी एग्जांपल्स हैं जिसमें माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, स्पीकर्स वगैरह आ रहे हैं। ये आप एग्जांपल के तौर पे इसकी ओके जी। तो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के अलावा हमारे पास सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स, जो मैंने आपको पहले चेसिस या केसिंग की एक पिक्चर दिखाई जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स थे। वैसे तो कहने को उसमें कंपोनेंट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो मेन कंपोनेंट्स हमने पढ़ने हैं उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास सिस्टम बोर्ड है जिसको मदरबोर्ड भी कहा जाता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, पावर सप्लाई और कूलिंग सिस्टम्स। ठीक है। तो सिस्टम बोर्ड जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे पास एक मदरबोर्ड होता है जिसको हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। इसके ऊपर आपके यहाँ पर CPU लगा होता है, यहाँ डिफरेंट रैम्स होती हैं, यहाँ से आपके आकर पावर सप्लाई कनेक्टर्स लग रहे होते हैं, इधर आप डिफरेंट ग्राफिक्स कार्ड्स वगैरह कनेक्ट कर रहे होते हैं और इधर से आप डिफरेंट डिवाइसेस अपनी कनेक्ट कर रहे होते हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस हो गई, ऑडियो डिवाइसेस हो गई। तो ये बेसिकली एक ऐसा सेंट्रल बोर्ड होता है जो कि आपके कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल जितनी डिवाइसेस हैं, जितने हार्डवेयर कंपोनेंट्स, उन सबको आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाता है और इसी बोर्ड के थ्रू उन तमाम कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी या पावर भी सप्लाई की जाती है। तो सिस्टम बोर्ड की आप डेफिनेशन लिख लेंगे और यहाँ आप लिख लेंगे कि ये एक बैकबोन होती है कंप्यूटर सिस्टम की और ये कनेक्ट करता है ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टुगेदर। इट कनेक्ट्स द CPU, मेमोरी, हार्ड ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड्स एंड अदर पोर्ट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स डायरेक्टली और वाया केबल्स। ठीक है। तो इसको हम मदरबोर्ड भी कहते हैं। तो मदरबोर्ड डिफरेंट ब्रांड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। आप लोग जो मोस्टली लैपटॉप्स परचेस कर रहे होते हैं मार्केट से, डेल हो गया, HP हो गया, इनके अपने मदरबोर्ड भी होते हैं और जो कॉमन ब्रांड्स हैं जिसके अंदर इंटेल हो गया, ASUS हो गया, गीगाबाइट, बायोस्टार, MSI, ये तमाम वो डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो कि मदरबोर्ड कंस्ट्रक्शन या मदरबोर्ड को बना रहे होते हैं। ठीक है। तो सिस्टम बोर्ड के बाद हमारे पास आ जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU। अब एक बात आपने ये जहन में रखनी है कि कोई भी कंप्यूटर है, वो आपका मोबाइल है या फिर आपका लैपटॉप है या आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, किसी भी लेवल का या जिस भी साइज़ का कंप्यूटर है, उसमें जो एक्चुअल ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहा होता है वो आपका CPU परफॉर्म करवा रहा होता है। ठीक है। CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोल रहे होते हैं या सिंपल प्रोसेसर के नाम से भी हम उसको जानते हैं। इसको ब्रेन भी बोला जाता है कंप्यूटर का। ये क्या कर रहा होता है? परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस मीन इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना, आउटपुट के तौर पे उसको भेजना, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को लेना, उसको कुछ देर के लिए अपने पास स्टोर करना और जो रिजल्ट्स आपके पास जनरेट हो रहे हैं उन रिजल्ट्स को स्टोर करना या उन रिजल्ट्स को दोबारा यूज़ करके कोई और प्रोसेसिंग परफॉर्म करवाना या फिर डिफरेंट डिवाइसेस को एक्सेस देना कि कौन सी डिवाइस अब डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ कर सकती है या स्टोरेज यूज़ कर सकती है। इस तरह के तमाम काम जो है वो कौन परफॉर्म करवा रहा होता है? CPU परफॉर्म करवा रहा होता है। और ये CPU इन तमाम कामों को परफॉर्म करवाने के लिए अपने अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ करता है, जिसमें से जो मेन प्रोमिनेंट हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो हैं, सबसे पहले है मेमोरी या स्टोरेज यूनिट आ गया, उसके बाद कंट्रोल यूनिट और उसके बाद अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
तो ये आप देख सकते हो हमारे पास CPU की एक डायग्राम दी हुई है। यहाँ पर हमारे पास मेमोरी यूनिट होता है जो कि कनेक्ट होता है कंट्रोल यूनिट के साथ, ये आपस में डेटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इसी तरह कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, ये तीनों कंपोनेंट्स डेटा इंटरचेंज करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। और इसी तरह एक्सटर्नली इसके साथ इनपुट डिवाइसेस लगी होती हैं और ये CPU आगे जो आउटपुट दे रहा होता है वो वाया आउटपुट डिवाइसेस यूज़र तक आउटपुट पहुँचा रहा होता है। ठीक है जी, तो अब स्टडी कर लेते हैं मेमोरी और स्टोरेज यूनिट को। तो बेसिकली मेमोरी और स्टोरेज यूनिट का काम क्या है? दिस यूनिट्स स्टोर्स डेटा, instructions and results for processing and stores the final results of processing before these results are released to an output devices। तो इस यूनिट का काम क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस जो इसको मिल रही हैं CPU को, वो अपने पास कुछ देर के लिए स्टोर करे, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करे और जो रिजल्ट्स हैं प्रोसेसिंग के लिए उनको अपने पास स्टोर भी करे और आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचने से पहले CPU को उसके बारे में इन्फॉर्म भी करे। तो ये सारे काम किसके अंदर लाए करते हैं जी? मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। तो अगेन एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ कि जो दिस यूनिट स्टोर्स डेटा, यानी कि डेटा स्टोर करता है अपने पास, उसके अलावा इंस्ट्रक्शंस और रिजल्ट, यानी कि 3 डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें ये अपने पास स्टोर कर रहा है, डेटा, इंस्ट्रक्शन और रिजल्ट। किस चीज़ के लिए? प्रोसेसिंग के लिए। इनके प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के लिए जो डेटा इंस्ट्रक्शंस हैं वो अपने पास स्टोर करता है और जो इन दोनों की प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट्स होते हैं वो भी स्टोर करता है। ठीक है, और इसी तरह फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास जनरेट होते हैं प्रोसेसिंग के बाद, वो भी स्टोर करता है किसी भी आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचाने से पहले। ओके, इसी तरह ये जो मेमोरी और स्टोरेज यूनिट होता है ये आपका ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान डेटा को भेजने के लिए एक दूसरे, यानी कि इनपुट जो आ रही है वो भी रिसीव करेगा आपका मेमोरी यूनिट, इसी तरह जो आउटपुट तक डिवाइसेस तक डेटा पहुंचाना है वो भी कौन पहुंचाएगा? मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट लेकर जा रहा होता है। कंट्रोल यूनिट, क्योंकि हमारे CPU के अंदर या हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मौजूद होती हैं, डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स काम कर रहे होते हैं और हर कंपोनेंट को कुछ ना कुछ देर के लिए CPU रिक्वायर्ड होता है अपना ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। प्रिंटर को CPU रिक्वायर्ड है प्रिंट ऑपरेशन या प्रिंट कमांड्स एग्जीक्यूट करवाने के लिए। इसी तरह ये आपके पास जो अदर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस लगी हुई हैं उनको अपने काम परफॉर्म करवाने के लिए भी CPU की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक्चुअल मैंने आपको बताया कि ऑपरेशंस कौन परफॉर्म कर रहा है? CPU। तो जितने कंपोनेंट्स डिफरेंट लगे हुए हैं सबको अपना काम परफॉर्म करवाने के लिए CPU की ज़रूरत है। तो ये जो कंट्रोल है, एक्सेस देना, डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्सेस देना CPU की, वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। खुद कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, जस्ट कंट्रोल करता है, यानी कि सुपरवाइजर के तौर पे ये काम कर रहा होता है और डिफरेंट कंपोनेंट्स की एक्सेस को कंट्रोल करता है। किसकी मदद से? कंट्रोल सिग्नल्स की मदद से। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ओके जी, नेक्स्ट है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगी, क्योंकि CPU हमारा डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, उसमें एडिशन के ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, डेटा कंपेयर भी कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम डेटा को ऐड भी कर रहे होते हैं, डिलीट भी कर रहे होते हैं। तो जितने भी ऑपरेशंस हैं उनमें अगर कैलकुलेशंस हैं या कंपैरिजंस के ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का इस्तेमाल होता है। इस अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का एक्चुअल काम क्या है कि इसने परफॉर्म करने हैं बेसिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चारों ऑपरेशंस आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशंस मींस ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन, कंपैरिजन से रिलेटेड जितने भी आपके ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे लॉजिक यूनिट जो है वो परफॉर्म करता है। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर 2 यूनिट्स आ जाते हैं, एक आपका आ जाता है अरिथमेटिक यूनिट और एक आपका आ जाता है लॉजिक यूनिट। ठीक हो गया जी। तो ये था अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। मेमोरी हम पढ़ लेते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि पावर सप्लाई। देखें, आपका जो कंप्यूटर है वो डायरेक्ट करंट पे काम करता है और जो आपके घरों में पावर आ रही होती है वो अल्टरनेट करंट के बेस पे आ रही होती है। तो इन तमाम कंपोनेंट्स तक आपके अल्टरनेट करंट को कन्वर्ट करने के बाद डीसी में करंट प्रोवाइड करना, ये किसका काम है? पावर सप्लाई का। इसके पास अल्टरनेट करंट के थ्रू यूजुअली आपका 220 वोल्ट्स यूज़ होते हैं, तो ये इसको रिसीव करती है, उसको कन्वर्ट करती है 3 डिफरेंट टाइप्स के वोल्टेज के अंदर, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 6 वोल्ट। कंप्यूटर में जितने कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो इन 3 डिफरेंट वोल्टेजेस के ऊपर काम करते हैं डायरेक्ट करंट को यूज़ करते हुए। तो इस AC को DC में कन्वर्ट करना और जिस कंपोनेंट को जितने वोल्टेज रिक्वायर्ड हैं उनको उतने वोल्टेज पहुंचाना, ये काम होता है आपके पावर सप्लाई यूनिट का। ठीक होगा, ये बेसिक बस सिंपल आपने ध्यान में रखना है। ये आप डेफिनेशन के तौर पे कुछ यहाँ मेरे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं कूलिंग सोल्यूशंस के, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जितने भी होते हैं वो जब यूज़ होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, करंट यूज़ करते हैं, तो वो हीट जनरेट करते हैं।
उस हीट को काबू रखने के लिए या उस हीट को डेसिपेट करने के लिए बाय टाइम हमें डिफरेंट कूलिंग सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू के ऊपर हम डिफरेंट हीट सिंक विद फैंस लगाते हैं। हीट सिंक बेसिकली एल्यूमिनियम ब्लॉक होता है या कॉपर ब्लॉक होता है। ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है जो कि उस कंपोनेंट से हीट फटाफट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और उसको फैन यूज़ करते हुए हम वो सारी हीट जो है वो एयर के अंदर डेसिपेट करवा देते हैं। तो डिफरेंट कूलिंग सॉल्यूशंस होते हैं जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर लगाए जाते हैं। इनिशियल में मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई शुरू में, जो आपको सिस्टम यूनिट के अंदर मैंने तस्वीर दिखाई सीपीयू की, ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर सीपीयू बेसिकली लगा होता है और इसके ऊपर ये आप देख रहे हो कि एक फ़ैन लगा है और इसके नीचे ये फिन्स आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट। ये फिन्स बेसिकली आपका हीट सिंक है, एल्यूमिनियम हीट सिंक है और उसके ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ है। सीपीयू जितने भी हीट जनरेट करता है वो सारी की सारी इस एल्यूमिनियम हीट सिंक में एब्जॉर्ब हो जाती है और इस फ़ैन की मदद से वो सारी की सारी हीट जो है वो डेसिपेट करवा दी जाती है एयर के अंदर। ठीक है, तो ये डिफरेंट कूलिंग सॉल्यूशंस हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स को कूल डाउन करने के लिए। वो डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनमें आपके वीडियो कार्ड्स आ जाते हैं, सीपीयू आ जाते हैं, मदरबोर्ड आ जाते हैं, हार्ड ड्राइव्स वगैरह आ जाती हैं। इन तमाम कंपोनेंट्स को कूल डाउन करने के लिए हम डिफरेंट कूलिंग सिस्टम्स या कूलिंग सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा कूलिंग सिस्टम, यानी कि जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स से वो हो गए। अब हमारा एक ही सिंपल टॉपिक रह गया है, वो है मेमोरी। तो मेमोरी के लिए अब हमने देख लेना है कि मेमोरी बेसिकली क्या चीज़ है। जैसे आपके ह्यूमन ब्रेन के अंदर आपकी मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, बिल्कुल इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स के अंदर। मेमोरी यूज़ की जाती है डेटा इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। ये एक ऐसी स्टोरेज स्पेस होती है कंप्यूटर के अंदर जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, अब वो जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म भी स्टोर हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी स्टोर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि मेमोरी किस टाइप की है। ओके, सीपीयू के बिल्कुल साथ जो मेमोरी अटैच होती है उसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और उसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है। यानी कि अगर कैशे मेमोरी में कोई डेटा मौजूद है तो सीपीयू पहले उधर से डेटा कलेक्ट करेगा और उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा। तो कैशे मेमोरी एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो कि स्पीड अप करती है आपके सीपीयू की ओवरऑल परफॉर्मेंस को। जितनी आपकी कैशे मेमोरी ज़्यादा होगी उतना डेटा वो सीपीयू के नज़दीक ला के रखेगी। यानी कि आप ऐसे देख लें कि आपकी जितनी डिफरेंट मेमोरीज़ हैं, यहाँ पर आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क से पीछे आपकी रैम लगी होती है जिसको आप प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और इस रैम के आगे आपकी कैश मेमोरी होती है और इस कैश के साथ आपका सीपीयू होता है। तो सीपीयू के सबसे नज़दीक कैश मेमोरी है, फिर उसके बाद रैम है, फिर उसके बाद अपनी सेकेंडरी मेमोरीज आ गई। तो सबसे तेज़ इनमें होगी कैश, फिर रैम और फिर सेकेंडरी। तो ये इस तरह स्पीड के एतबार से चलते हैं। तो अगर सीपीयू को यहाँ से कोई डेटा चाहिए तो वो पहले डेटा उठ के रैम में आएगा और फिर वो रैम से डेटा उठ के कैश में आएगा और फिर कैश से वो डेटा कहाँ आता है, सीपीयू के पास आता है। तो कैश मेमोरी भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। एडवांटेज आप देख लें, ये फास्टर होती है मेन मेमोरी मीन्स रैम से। रैम को भी हम मेन मेमोरी अपनी बोल लेते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी इसको बोलते हैं। इसका एक्सेस टाइम कम होता है मेन मेमोरी के मुकाबले, रीज़न कि सीपीयू के नज़दीक होती है ये मेमोरी। इसी तरह डेटा ये टेम्परेरी तौर पे अपने अंदर स्टोर करती है क्योंकि इसका जो साइज़ है, स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम होती है, इसलिए इसके अंदर थोड़ा डेटा आता है और हम वो डेटा बार बार रिप्लेस करते रहते हैं अपने नए डेटा के साथ ताकि नया डेटा जो है उसके ऊपर भी प्रोसेसिंग परफॉर्म हो सके। ओके, ड्यू टू इट्स टेक्नोलॉजी ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, इसलिए इसकी जो लिमिट कैपेसिटी है वो लिमिटेड रखी जाती है, ज़्यादा नहीं रखी जाती। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। कैश के बाद हमारी होती है मेन मेमोरी। तो कैश के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन मेमोरी या रैम आ जाती है आपकी। ये भी अपने अंदर जो डेटा है सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लाने के बाद ये भी अपने अंदर डेटा जो है वो टेम्परेरी तौर के ऊपर स्टोर करती है। तो क्या करती है, ओनली होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। वो तमाम चीज़ें जो अभी जो करंटली कंप्यूटर के अंदर चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपना फ़ोन ऑन किया है, आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशन आप रन कर रहे हैं वो पहले मेन मेमोरी में आएगी, फिर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। जो भी एप्लीकेशन पे आप टैप करते हैं ओपन करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने व्हाट्सएप ओपन किया तो व्हाट्सएप का जितना भी कोड है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो पहले आके आपकी मेन मेमोरी यानी कि मोबाइल की रैम में स्टोर होंगी और फिर रैम से वो कैश में कुछ इंस्ट्रक्शंस जाएंगे और वहाँ से फिर सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। यही रीज़न है कि आप जब डिफरेंट एप्लीकेशंस ओपन करने के बाद अपने फ़ोन का मल्टीटास्क मेन्यू ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पर जो एप्लीकेशंस ओपन है वो नज़र आ रही होती हैं और जैसे ही आप उनको क्लियर करते जाते हैं तो आपके फ़ोन की जो ओवरऑल थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाती है क्योंकि उसकी रैम के अंदर से एप्लीकेशंस ख़त्म हो जाती हैं, कोड निकल जाता है, उस जगह नया कोड आ जाता है जिसको सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है। तो प्राइमरी मेमोरी या रैम जो है वो उस इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर होल्ड करती है जिसके ऊपर कंप्यूटर ने करंटली काम करना है।
बाकी डेटा को ये अपने अंदर होल्ड नहीं करती। इसी तरह इसको दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है जिसमें रैम है और रोम है। रैम से मुराद है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम से बनता है रीड ओनली मेमोरी। इस रोम की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम है। रोम है रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। इनका मैं आपको कुछ डेफिनेशन सेंड कर दूंगा जो कि आप इजीली याद कर सकते हैं। ओके, तो मेन मेमोरी की कुछ करैक्टरिस्टिक्स जिसमें याद करने वाली हैं वो ये कि जैसे ही आपकी पावर कट ऑफ होती है, जो भी डेटा आपकी मेन मेमोरी में पड़ा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। यही रीज़न है कि जब आप अपना फ़ोन रीस्टार्ट करते हैं, जो आपकी एप्लीकेशंस खुली होती हैं, जो डेटा आपने ओपन किया हुआ होता है वो सारे के सारा लूज़ हो जाता है और नए सिरे से आपको एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ती हैं। सेकेंडरी मेमोरीज से ये थोड़ी तेज़ होती है। क्यों कि सेकेंडरी मेमोरीज में डेटा परमानेंटली स्टोर होना है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ये सीपीयू से दूर भी है। लेकिन रैम जो है वो क्योंकि सीपीयू के नज़दीक भी है, इधर से डेटा भी जल्दी आ जाएगा। इसके मुकाबले सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले इसकी कैपेसिटी इससे कम होती है और इसकी कैपेसिटी इससे कम होती है। ठीक है, तो यानी कि कैश मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी रैम से कम, रैम की स्टोरेज कैपेसिटी आपकी सेकेंडरी मेमोरी से कम। तो रैम जो है उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से भी ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, इसलिए इसकी जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी कम रखी जाती है। ओके, नेक्स्ट है जी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में वो तमाम डिवाइसेज आ जाती हैं जो डेटा परमानेंटली अपने अंदर स्टोर करते हैं, जिस तरह मेमोरी कार्ड्स हो गए, यूएसबी स्टिक्स हो गई, हार्ड डिस्क ड्राइव्स हो गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हो गई। इसीलिए इनको एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। नॉन वोलेटाइल मीन्स अगर इससे पावर कट ऑफ हो जाएगी, अगर आपका कोई डेटा आपके मेमोरी कार्ड में पड़ा है, फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में पड़ा है, तो फ़ोन बेशक आप 10 दफ़ा रीस्टार्ट करें वो डेटा वहीं का वहीं रहेगा, वो डेटा ख़त्म वहाँ से नहीं होगा। तो ये डेटा जो है परमानेंटली अपने अंदर स्टोर रखती है। तो ये आपका मेमोरी का टॉपिक है। इसके अंदर अगर आपने मजीद सेकेंडरी मेमोरी की करैक्टरिस्टिक्स देखनी है तो आप देख सकते हैं कि ये मोस्टली मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं। इनको यूज़ किया जाता है मोस्टली बैकअप के लिए। नॉन वोलेटाइल हैं, डेटा इनके अंदर पावर कट ऑफ होने के केस में रिमूव नहीं होता, डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। और कंप्यूटर आपका अगर सेकेंडरी मेमोरी मौजूद नहीं है तो फिर भी काम कर सकता है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कैश मेमोरी या रैम मौजूद नहीं है तो इन दोनों में से किसी भी एक के मिसिंग होने के केस के अंदर आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा या वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने हार्डवेयर कंपोनेंट सारे डिटेल में स्टडी कर लिए हैं। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना नंबर सिस्टम्स वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।